जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट क्लास में ना हमने दो कॉन्सेप्ट कर लिए थे। एक, अगर आपको याद हो, तो हमने एक बेसिक सा करा था जिसमें हमने चार पांच चीजें सीखी थी कि भैया कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था पूरा का पूरा, और दूसरा मैंने आपको जो बताया था वो मैंने आपको जर्नल एंट्री का बताया था। दो ही कॉन्सेप्ट हुए थे लास्ट क्लास में। देखो, आपको जो याद रखने वाली बात है ना, लास्ट क्लास से जो आपको रिवाइज पूरा पूरा होना चाहिए, वो इस तरीके से कि भैया इशू ऑफ शेयर्स किस तरीके से काम करता है। कि भैया पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर एप्लीकेशन का पैसा आने के बाद आप उसको अलॉटमेंट करते हो एप्लीकेशन की, फिर अलॉटमेंट आती है, फिर फर्स्ट कॉल, और फिर फाइनल कॉल। अब देखो, मेरा मुद्दा क्या है ना, लास्ट क्लास में हमने कोई क्वेश्चन नहीं करा था, मैंने बस आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाई थी। आप आओ कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ना जी। आप अपनी बुक में बनाओ कॉन्सेप्ट नंबर 3, और फिर आज से अब आप लगा लो कि हमारी अच्छी क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है? मतलब जिसमें हमें वो कॉन्सेप्ट करने हैं जो सच में पूछे जाएंगे एग्जाम में। कॉन्सेप्ट 3, हेडिंग आप लोग बना रहे हो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। देखो, मैं एक बात बताऊं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ना, या फिर पार्टनरशिप अकाउंट जब आप बना रहे थे पार्टनरशिप में, तो आपने बहुत बार बैलेंस शीट बनाई, बहुत बार बैलेंस शीट बनाई। बट वहां आपने सारी बैलेंस शीट कुछ इस शेप में बनाई। पक्की बात है। इधर आपने लिखी सारी की सारी, क्या लिखी इधर आपने? एसेट्स। और इधर आपने सारी की सारी क्या लिखी? लाइबिलिटी। बेटा, ये बैलेंस शीट ना आज से बहुत साल पहले ही बंद कर दी है। ये पता है, कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ करती थी इस टाइप की बैलेंस शीट। आपको जैसा कि पता तो नहीं होगा, पर मैं बताता हूँ कि जैसे शेड्यूल 3 लॉन्च होने के बाद, मतलब शेड्यूल 3 यानी कि कंपनीज एक्ट में जब चेंजेस करे गए 2013 में, तो भैया ये वाली बैलेंस शीट आई है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मतलब अब ये बैलेंस शीट आप ये समझ लो कि सिर्फ बुक्स में रह गई है। आप बीकॉम करोगे, आप एमकॉम करोगे, हो सकता है कहीं कहीं चैप्टर्स में बुक्स में मिल जाए आपको, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी क्लाइंट इसको मेंटेन नहीं कर रहा है। तो भैया हम सीखते क्यों हैं? देखो, सीखते शायद इसलिए हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि वो वाली जो आप बैलेंस शीट देखोगे ना, वो बहुत प्रोफेशनल बैलेंस शीट है। मतलब इसमें तो क्या होता है, कोई फॉर्मेट है इसमें? कोई फॉर्मेट नहीं है भैया। एक टी शेप अकाउंट बनाते हो, एक तरफ एसेट्स एक तरफ लाइबिलिटी। भैया जो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है ना, वो ग्रुप वाइज बनी हुई है। ग्रुप वाइज मतलब आपको ना जो चीज जहां डालनी है उसको वहीं इंसर्ट करना पड़ेगा। मींस उन्होंने पूरा प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा है आपको। आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि आप मेरे क्लाइंट हो, आप मेरे पास आए कि भैया आपसे ना हमें बैलेंस शीट बनवानी है, मैं आपसे कोई भी चार्ज जरूर लूंगा। अब होगा क्या कि भैया मैं एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहीं से भी कॉपी करूंगा। वो कॉपी होता है, हर कोई कॉपी करता है। अब उसको कॉपी करने के बाद ना मैं सारी चीजें आपकी कंपनी में जितना भी डेटा होगा वो मैं उसमें इंसर्ट करूंगा। अब मान लो कि मुझे दिखाना है कोई फिक्स एसेट, फिक्स एसेट दिखाना है मुझे। अब कंपनी अकाउंट ये कहती है कि फिक्स एसेट भी दो तरीके की होती है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। भैया तो उसको उसी तरीके से डालो। और दूसरा, शेड्यूल 3 में सबसे जो बड़ी चीज है ना, जो सबसे बढ़िया है, वो क्या है कि डिस्क्लोजर बहुत सारे हैं। मतलब आप एक बात बताओ, यहां पर आप लिखते थे गुडविल, यार उसके बगल में ना आप कुछ नहीं लिखते थे कि कहां से परचेस करी, कब आई, क्या नहीं आई। भाई परचेस गुडविल होती है ना जो बैलेंस शीट में शो होती है। बट अगर आपने शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट में गुडविल लिख दिया, बेटा आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने किससे गुडविल खरीदी है, कितने टाइम में आप इसको राइट ऑफ कर दोगे, जो भी उसका प्रोसीजर है वो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। भैया तो क्या आज हम बैलेंस शीट पूरी करने वाले हैं? मैंने कहा नहीं बच्चों, आप यहाँ पर अगर ध्यान दोगे ना, तो मैंने लिखा है एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उसका कुछ पार्ट पढ़ाऊंगा मैं आज आपके लिए। तो भैया पूरी कब पढ़ाओगे? तो जब मैं मॉड्यूल 3 पढ़ाऊंगा ना, आपकी एनालिसिस वाली, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां मैं करवाऊंगा ये वाली पूरी बैलेंस शीट। अभी के लिए बस आप एक बार एक काम करो, इस बैलेंस शीट को देखो, और जिसके पास न्यू बुक है ना, वो 9.16 पे जाके देखेंगे। बिल्कुल सेम बैलेंस शीट है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ चेंज होता है। आप अगर देखोगे, पूरी एग्जैक्टली बैलेंस शीट बनी हुई है आपकी। ये आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक है? आप हेडिंग देखो, बैलेंस शीट एज एट। आपको पता है बेटा कि बैलेंस शीट ना पूरे साल मेंटेन नहीं करी जाती। पूरे साल का जो वो होता है निचोड़, रिजल्ट, वो यहाँ लिखा जाता है। अब आप सच बताना कि आपने ऐसी बैलेंस शीट कहाँ देखी है? कभी देखी है क्या आज से पहले? मुझे बताओ, क्योंकि मैं आपसे श्योर हूं कि आपने पक्का नहीं देखी होगी ऐसी बैलेंस शीट आज से पहले, तो एटलीस्ट नहीं देखी ना। अब ये देखो कि ये कुछ इस तरीके की बैलेंस शीट है। मैं आपसे कह रहा था ना बच्चों की, देखो टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, इस तरीके से शो करना है। वहां तो क्या होता था, तुम्हारा मन आ जाए तो तुम कैश पहले लिख दो, तुम्हारा मन आ जाए तुम ऐसे डेटर्स पहले लिख दो। यहाँ ऐसा नहीं है। इन्होंने साफ बोला हुआ है कि अगर आपको डेटर्स लिखना है तो आप करंट एसेट्स में जाओगे, करंट एसेट्स में जाके ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर लिखोगे। भैया बीआर कहाँ लिखेंगे? बीआर भी यहीं लिखेंगे बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर। भैया एक बात बताओ, ट्रेड पेबल्स कहाँ लिखेंगे? आप जरूर बता सकते हो। देखो, ट्रेड पेबल्स इतना तो मुझे पता है कि करंट लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी के में ट्रेड पेबल्स। भैया ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आएंगे? क्रेडिटर्स, आपकी बीपी, वो सब इसमें आएंगे। मींस आपको पता है क्या दे रहा हूं मैं, एक आइडिया लो,
एक आइडिया लो, एक जेस्ट लो कि भैया अब जो बैलेंस शीट हम आज तक सीखते आ रहे थे वो बेवकूफों वाली बैलेंस शीट थी, अब ये बैलेंस शीट चलेगी। कल को आपको इंडस्ट्री में घुसकर पैसा कमाना है, आपको प्रोफेशनल काम करना है क्लाइंट्स के लिए, क्लाइंट्स की अकाउंटिंग करनी है, उनकी बैलेंस शीट चेक करनी है, तो आपको ये बैलेंस शीट पता होनी चाहिए। आपको ये बैलेंस शीट एटलीस्ट पता होनी चाहिए। और मैं अब एक दुःख देता हूँ तुम लोगों को। देखो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ इस चीज़ को, अब ये मत सोचना कि ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है। जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, जितनी भी हम अकाउंटिंग इस बुक में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे लिस्टेड कंपनी की। भैया लिस्टेड कंपनी आपने बता दिया क्या? जी मैंने बता दिया। लिस्टेड कंपनी वो होती है जो कौन-सी होती है जो जो सेबी के पास जाकर रजिस्टर्ड कराती है कि सेबी मुझे रजिस्टर्ड कर दो और मुझे कहाँ लिस्ट कर दो, या तो एनएसई में या बीएसई में। भैया एक बात बताओ, हमने सर्च करा कि डीएसई भी होता है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, नालायक को कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी होता है। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया के अंदर, पर जो सबसे फेमस है वो 2 हैं, बीएसई और एनएसई। ठीक है? यही 2 हैं। भैया अब समझना, होता क्या है ना, ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये जो भी बैलेंस शीट आप पढ़ रहे हो, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी हुई है। भैया ठीक है, इसी के हिसाब से बननी चाहिए। और इसमें लगता है शेड्यूल 3। भैया उतारना कुछ नहीं है, शेड्यूल 3 सुनते रहना। भैया मैं सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ, आपको छोड़ना छोड़ सकते हो। पता है शेड्यूल 3 बनता है एएस के हिसाब से। किसके हिसाब से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भैया बट एमसीए, बताओ इसकी फुल फॉर्म? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स। मैंने एक बार बोल दिया था अपनी क्लास में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेयर्स। ठीक है, म्युनिसिपली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोल लो, कॉर्पोरेशन अफेयर्स बोल लो, तो अब आप समझना कि ये क्या बोलती है। नहीं नहीं, गलत है। लिस्टेड कंपनी, इंडिया के अंदर जो लिस्टेड कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो करेगी क्या? इंडियस। भैया मैंडेटरी है? द आंसर इज यस, मैंडेटरी है बेटा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एक क्लास भी बना रखी है इसके ऊपर कि भैया एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस, उसमें भी मैंने स्पेशली बताया हुआ है कि भैया जिस कंपनी लिस्टेड होती है ना, लिस्टेड कंपनी क्या लगाती है? सिर्फ और सिर्फ इंडियस। और आपको एक बात बताऊं, इन दोनों में कितना फर्क है। मान लो अगर इसको खर्चा आ रहा होगा 10 लाख ना, तो कम से कम इसको खर्चा आ रहा होगा कम से कम 50 लाख। भैया तो हम क्यों लगाएंगे ऐसा? नहीं बेटा, इंडियस पता है क्या है? ग्लोबली है। मतलब ग्लोबली मतलब मुझे यहां पर मान लो, अब मैं आपको एक कंपनी का नाम देता हूं। आपने रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड का नाम सुना होगा, लिस्टेड कंपनी है, उसका शेयर अभी आप चाहो खरीद सकते हो। एमआरएफ का नाम सुना होगा आपने, आप खरीद सकते हो। जोमेटो का आपने नाम सुना, आप खरीद सकते हो उसका शेयर। बेटा उसकी अगर आप बैलेंस शीट यहाँ की ब्रांच की अगर आप यूएसए से मैच करना चाहते हो या फिर यूके से मैच करना चाहते हो, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यूएसए में फिर भी मैं मानता हूं प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यूएसए में पता है क्या लगता है? यूएस में ना आईएओ नहीं लगते, इंडियस नहीं लगते। देखो इंडियस तो पहली बात इंडिया के लिए होता है, इंडियस कहां के लिए होगा? इंडिया के लिए। भैया जो पूरा जगत यानी कि पूरे विश्व में लगता है ना, वो लगता है आईएफआरएस। भैया ये है क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड लगते हैं। बट एक यूएसए अकेला ऐसा देश है जो आईएफआरएस में बिलीव नहीं रखता, उसने क्या बना रखे हैं? गैप। क्या बना रखे हैं? गैप। भैया गैप क्या है? क्या कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है, वैसे इसकी जो फुल फॉर्म है वो हमने पढ़ी हुई है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये अमेरिकन इंडिया ऐसा लगा लो, मतलब ज्यादा चेंज नहीं है। बट मैं आपसे एक बात बोलूं, ये आप 100% फील करोगे, जो ये इंडियस है ना, ये आईएफआरएस की कट कॉपी पेस्ट। मतलब 95% चीजें हमने आईएफआरएस से चोरी करी थी इंडेक्स बनाते समय। भैया चोरी क्यों बोल रहे हो? चोरी वोरी कुछ नहीं होती यार, देखो मतलब वहीं से हमने कॉपी करा था। यार जीएसटी आपको पता है फ्रांस में बहुत पहले ही आ चुका था। जीएसटी बहुत देशों में पहले से ही था, हमने कॉपी करा यार वहां का मॉडल। बस वहां पर एक ही स्टेट एक ही होता था, यहाँ पर हमने दो कर दिया, मतलब सेंट्रल का अलग कर दिया, स्टेट का अलग कर दिया। भैया आप ये बताओ क्या बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेटा जब आप और बड़े हो जाओगे, जैसे आप 11th में भ्रम में थे कि आपको बैलेंस शीट आगे बनानी, आपको बैलेंस शीट आगे देखनी, अब आपको एक भ्रम आएगा कि भैया शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट आ गई, हम तो बहुत एक्सपर्ट हो गए। आगे जाकर आप फिर बेवकूफ बनेंगे और आपको बताया जाएगा कि भैया एमसीए कहती है कि लिस्टेड कंपनी के हिसाब से इंडेस लगेगा, और इंडेस इस बैलेंस शीट को तो देखता भी नहीं है। इंडेस इस बैलेंस शीट को तो देखता भी नहीं है। तो सबसे अच्छी बैलेंस शीट मुझे अपनी प्रैक्टिकल करियर में लगी, मींस मैं पढ़ाने में नहीं बात कर रहा, प्रैक्टिकली करने में लगी, वो मुझे इंडेस की ही लगी। ये इतनी अच्छी बैलेंस शीट है कि ये कहती है कि आप इस फॉर्मेट में क्यों लगे हुए हो। ये फॉर्मेट हमने दे दिया ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि ट्रेड पेबल्स में बीपी को शो नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है, तो कोई बात नहीं, आप ट्रेड पेबल्स के नीचे भी बीपी शो कर सकते हो। बट भैया क्या शेड्यूल 3 में कर सकते हो? हाथ काट दूंगा आप लोगों के, हाथ काट दूंगा आप लोगों के, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपकी सीबीएसई सेम ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ये लो बीपी 20,000 का कहां शो करोगे, तो आपको एग्जैक्टली बताना पड़ता है करंट लाइबिलिटी के ट्रेड पेबल्स में। ये ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आएँगे, जी आएँगे। बी रेडी फॉर दैट। भैया हमें अगर आपसे कंपनी पूछे, आपसे बैलेंस शीट, आपसे सीबीएसई पूछेगी, कंपनी तो पूछेगी नहीं, आपसे सीबीएसई पूछेगी कि बिल्डिंग को कहाँ शो करना है, तो आपको बताना पड़ेगा नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, किसमें? टेंजिबल में।
मतलब इतना रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। मतलब रट्टा क्या, एक बार अगर आप समझ लोगे ना कि क्या प्रोसेस है तो आ जाएगा। बस मैंने आपको एक निचोड़ बता दिया, कल को जब बीकॉम, एमकॉम की क्लास में बैठो तो मेरे को गाली मत देना कि भैया फिर बेवकूफ बना दिया भैया ने, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार बना चुका हूँ आप लोगों का 11th में और अभी ये पार्टनरशिप में। पर मैं जब पार्टनरशिप पढ़ाता हूँ ना तब भी मैं डिस्क्लेमर जरूर देता हूँ कि ये बैलेंस शीट नहीं होती। मैं बताता जरूर एक बार कि ये बैलेंस शीट कुछ नहीं होती, अब तो ये भी नहीं होती। भैया फिर ये लगाता कौन होगा? अनलिस्टेड कंपनीज। भैया सारी कंपनी लिस्टेड थोड़ी है। मतलब आप क्या कह रहे हो कि सारी कंपनी इंडिया की लिस्टेड कंपनी है? भैया आपके घर के आसपास कंपनीज हैं या नहीं है? कोई होगी ना छोटी मोटी कंपनी, हमारे घर के आसपास तो बहुत सारी है, वो सारी लिस्टेड कंपनियां थोड़ी है। बेटा लिस्टेड कंपनी क्या आप छोटी मोटी बात समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं। बेटा ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कंपनी है, पब्लिक कंपनी भी है, बट लिस्टेड नहीं है। मैं आपको सबसे फेमस एग्जांपल बताता हूँ, जोमेटो। जोमेटो बेटा कितने सालों से चला आ रहा है, लिस्ट तो पिछले साल हुआ है ना, तो उससे पहले क्या वो अकाउंटिंग नहीं करता था अपनी? पर जब वो अपनी अकाउंटिंग अब लिस्टेड के हिसाब से करेगा तो वो ट्रांजिशन वो लगा चुका होगा, मींस वो एएस से कहां शिफ्ट हो चुका होगा, इंडियस पे। भैया ये सारी बातें मैंने आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बताई, क्योंकि मेरा मानना है पैरासिटामोल वाले डॉक्टर मत बनो, पूरा डायग्नोसिस करना सीखो, ठीक है? इसको हटाते हैं भैया पूरे को। और अब मैं आपको बताता हूँ कि भैया हमें इसमें क्या सीखना है। भैया आपको ना ज्यादा इसमें अभी मेहनत नहीं करनी, आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। भैया ज्यादा मेहनत नहीं करनी ना, ये सुन के अच्छा लगता है बस। बेटा ज्यादा मेहनत नहीं करने का मतलब देखो, आपको ना एक चीज ये ध्यान रखनी है, ये वाली अभी के लिए। क्या ठीक करा है मैंने, अगर आपको दिख रहा है तो क्या है लिखा हुआ है वो? शेयर कैपिटल। क्या लिखा हुआ है? शेयर कैपिटल। भैया एक शेयर कैपिटल क्या होता है मैं बता चुका हूँ। वो कैपिटल जो कंपनी इश्यू करती है और लोग खरीदते हैं। ये आप हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। बट अब क्या करो ना, आपको बस मैंने एक जेस्ट दे दिया। अब आप आओ, मैं आपको एक्सट्रैक्ट बनाना सिखाता हूँ। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझ गए ना, कि पूरी बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट का एक पार्ट बताना है आपको, ठीक है? और एक बात बोलूं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है कि एक पार्ट बताया जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में तो पूरा बताना होता है, ठीक है? अब आप आओ और मेरे संग नोटिंग स्टार्ट कर दो पहले। हम उसका फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे जैसे मैं बनाऊं आप वैसे वैसे कॉपी करेंगे, और फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको यकीन दे रहा हूँ कि आज की क्लास के बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप बस मेरे संग नोट करना शुरू करो। भैया चेंज करना है हम आपको? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं करना। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे ही बनाना। उतारो, वो भी समझेंगे हम बाद में। कौन ये फॉर्मेट है आपके सामने? एक बार इसको कॉपी करो फिर समझते हैं, ठीक है? यही थोड़ी चीजें समझने में ना हमें टाइम लग जाएगा काफी ज्यादा, तो आप प्लीज इसको एक बार पहले जल्दी से नोट करो।
नोट कर लिया होगा आपने। बस ये नहीं निशान लगा के रखना कि भैया ये वाला जो बैलेंस है ना, ये शो होता है यहाँ पर शेयर कैपिटल में, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर। भैया मैंने किया क्या, मैं थोड़ी आपको बातें बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले ना देखो आपको एक बात बताता हूँ कि शेड्यूल 3 में लायबिलिटीज़ नहीं लिखा जाता। जैसे आप एक तरफ लायबिलिटी लिखते थे ना, वैसे लायबिलिटीज़ नहीं लिखा जाता। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, एक तरफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिखा जाता है और दूसरी तरफ एसेट्स लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट है आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है दैट इज़ शेयर कैपिटल, और यही अपने को सीखना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं न कहीं यही ज़्यादा पूछा जाता है आपके सिलेबस के अंदर। शेयर कैपिटल में मैंने ये 3 चीज़ें लिखी है, आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बेटा 2 पार्ट्स में बाँटा जाता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। मेरा मानना है आपको समझ तो कुछ भी नहीं आने वाला अगर मैं सीधा समझा दूँ। आप ना इन 2 पे फोकस कर लो पहले, 2 मिनट, मतलब अगर मैं डायरेक्टली अभी समझाने लग जाऊँ ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ऊपर वाले जो 2 हैं ऑथराइज्ड और इश्यू, वो सुन लो मेरे से, फिर मैं आपको कुछ केसेस करा देता हूँ। उस केसेस कराने के बाद आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी, फिर हम लिख भी लेंगे कि भैया ये सारी चीज़ें हैं क्या, और फिर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा कवर हो जाएगा, फिर आप ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अब सुनना, ऑथराइज़ से आपको क्या समझ आ रहा है? व्हाट इज़ ऑथराइज्ड कैपिटल? क्या समझ आ रहा है आपको? भैया याद रखना, मैंने आपको एक वर्ड यूज़ करके दिया था, एमओए। भैया आपने तो बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिर से यूज़ कर रहे हो। इंपॉर्टेंट सच में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। एमओए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले कंपनी रजिस्टर्ड होने के लिए किसके पास जाएगी? आरओसी के पास। ये हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आरओसी के पास जाएगी, फिर आरओसी और सेबी मिलकर हमारी औकात डिसाइड करेंगे। मीन्स अगर मान लो ज़ोमैटो को 1000 करोड़ का इश्यू निकालना है, क्या निकालना है? इश्यू। तो भैया वो अपनी रजिस्टर्ड कैपिटल जाकर रजिस्टर्ड कराएगी। वो ये बोलेगी आरओसी और सेबी को कि सर, जैसे मैंने अपने केस में करा था ना, 10 करोड़ का चाहिए मेरे को। वो जाके क्या बोलेंगे कि सर मेरे को ना क्या करना है, मेरे को 10 करोड़ रुपए, सॉरी 10 करोड़ छोटा हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपए का इश्यू निकालना है। भैया सेबी और आरओसी जो भी फीस होगी वो इसको बोलेंगे और कहेंगे ठीक। अगर इनको लगता है सब कुछ ठीक है भाई, कंपनी की औकात है, कंपनी के पास भैया कोई कॉल है, मतलब कंपनी क्या चाहती है कि 1000 करोड़ में ज़ोमैटो चाहती है कि मैं और भी वर्ल्ड में कैप्चर करूँ इस मार्केट को, तो भैया हाँ, अप्रूव हो जाएगा। ये बात अलग है, कंप्लायंसेस की बात है, ये मत सोचो। अब किसने अप्रूव करा? आरओसी और सेबी ने अप्रूव कर दिया इसको। भैया फिर इसी कैपिटल को क्या पता है क्या कहा जाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, वरना पता है होगा क्या? अंबानी जी को अपनी वाइफ के लिए अगर कुछ खरीदना भी है ना, तो भी वो पब्लिक इश्यू निकाल देंगे। आप मेरी बात समझना, रिलायंस पे सबको भरोसा है, मीन्स रिलायंस का शेयर काफ़ी हाइली प्रीमियम पे रहता है, मतलब काफ़ी महँगा बिकता है। होता 200-400 का, बिकता है 800-900 का। 200 की चीज़ 800-900 की कब बिकती है ज़रा बताओ इकोनॉमिक्स के हिसाब से? जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो, जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो। याद रखना, आईफ़ोन हमेशा डेढ़ डेढ़ लाख, 1 लाख का क्यों लॉन्च होता है? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। एक बात सोचो, उसको कोई खरीदने वाला ही ना हो तो वो बिकेगा डेढ़ लाख का। अब सोचो ना, आईफ़ोन 14 लॉन्च हुआ है, आईफ़ोन 11 की कीमत क्या रह गई होगी मार्केट में? 40,000, 42,000, पर जब शुरू में आया था तो वो भी 70 का था। ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि 14 लॉन्च हो गया। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि 11 की डिमांड कम है अब। जब डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होंगे। बट अगर जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस भी ज़्यादा होता है। अरे नालायकों, इकोनॉमिक्स पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते, पन्ने-वन्ने पलटते हो या नहीं पलटते? अब यहाँ पर समझना कि होगा क्या कि फिर अगर अंबानी जी को कुछ निकालना भी है, जैसे कि मान लो उन्हें अपनी वाइफ की एनिवर्सरी पे इस बार 1000 करोड़ का कोई आइलैंड खरीद के देना है। वो कहेंगे यार मेरे पास ना अभी तो कैश नहीं है, तो मैं क्या निकाल देता हूँ, पब्लिक इश्यू कर देता हूँ। मीन्स मैं पब्लिक से पैसा मंगा लेता हूँ। तो पब्लिक तो बेवकूफ बनती चली जाएगी। भैया आपने तो कहा था ना प्रोस्पेक्टस में लिख के देगा, प्रोस्पेक्टस में वो लिख के दे देगा कि भैया कि मेरे को अपनी वाइफ के लिए लेना है। नहीं, मान लो वो मैनिपुलेट कर दे प्रोस्पेक्टस को। देखो, कानून तो वहीं टूटते हैं जहां बनते हैं। अगर सिंपल बात ये है कि आपने देखा होगा कि जहां लोगों को बोलते हैं या गंदगी ना फैलाए, वहां सबसे ज्यादा गंदगी करते हैं। तो भैया प्रोस्पेक्टस को मैनिपुलेट करा जा सकता है, करा जा सकता है ना। यार समझो, जीएसटी की चोरी नहीं होती क्या देश में? देश में टैक्स की चोरी नहीं होती है, इतनी चोरियां होती हैं। और पता लीगली लोग करवाते हैं उसको, इवेजन्स करवाते हैं कि भैया इवेट करो टैक्स को। तो आप समझो कि होती है ऐसी चोरी। तो भाई इसी चीज को देखने के लिए ना कंपनी ने बोल दिया, आरओसी ने बोल दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखवा लेंगे कि आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 1000 करोड़ है। उसी को हम आपकी ऑथराइज कैपिटल कहेंगे और उसी को पता है क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। मैं एक और नाम बताऊंगा आपको, नॉमिनल कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल, मींस जो आरओसी और क्या कहते हैं सेबी ने आपको ऑथराइज करा हुआ है। इश्यू कैपिटल पता है क्या होती है? मान लो ये मेरी कितनी थी, 1000 करोड़। कितनी थी? 1000 करोड़। मैंने सिर्फ, अच्छा जरूरी थोड़ी मैं सारा पैसा एक ही संग मंगा लूंगा। यार 1000 करोड़ मेरे अगले 5 साल में खर्च होने वाले थे। इस साल सिर्फ मुझे 400 करोड़ की जरूरत थी, तो मैं कितना मंगाऊंगा बताओ? 400 करोड़ ही ना। अब पता है कई बच्चे बोलेंगे कि भैया क्या दिक्कत है, जब पब्लिक से मिल ही रहा है तो शुरू से मंगा के रख लो। नालायकों, मैंने एक और बात तो बोली थी कि पब्लिक क्या मांगेगी फिर मेरे से? प्रॉफिट नहीं मांगेगी,
5 साल का प्रॉफिट तो वो भी लेगी ना, तो भाई ऐसा नहीं है, जितने की मुझे जरूरत है उतना मैं मार्केट में इश्यू कर दूंगा। तो मान लो यहाँ पर मैंने इश्यू क्या कर दिया, 400 करोड़ कर दिया। इश्यू मतलब मैंने पब्लिक को बोल दिया कि भाई 400 करोड़ का आईपीओ या एफपीओ आने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, ये 1000 करोड़ है, क्या ये 1200 हो सकता है? भैया ऑथराइज आपका 1000 करोड़ है, क्या इश्यू आपका 1200 करोड़ हो सकता है? मेरा आंसर आपसे ये है, कभी नहीं हो सकता। फिर तो धजिया उड़ गई ना ऑथराइज कैपिटल की, फिर तो ऑथराइज कैपिटल की धजिया उड़ गई, कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा मैक्स टू मैक्स 1000 करोड़ जाएगा, यानी कि ऑथराइज कैपिटल के बराबर जाएगा। पता है इन दो में कोई मजा था ही नहीं, ऊपर वाली दोनों में कोई मजा था ही नहीं। हो सकता है एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बट ज्यादा कोई मजा नहीं था। मजा तो यहाँ पर है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से सीखना। एक बात बताओ, 1000 करोड़ रुपए आप एक ही बंदे से मांगते हो, ऐसा बताया था मैंने कुछ? कैसे मांगते हो आप लोग? शेयर्स में, उसको शेयर्स में इंटू रुपीज में आप कन्वर्ट कर देते हो। अब यहां पर ना सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? तुमने इशू कर दिया। अब एक बात समझो कि मेरे कहने पे आप सबने डीमैट अकाउंट खोल लिया। मान लो किसी कंपनी का कोई आईपीओ आने वाला था, तो मैंडेटरी है क्या कि आप खरीदोगे ही खरीदोगे? जरूरी थोड़ी है। अब भैया जरूरी तो नहीं है ना, हम लोग लाइबल थोड़ी है कि हम लोग को खरीदना ही खरीदना है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग भाई हमारे मन में होगा तो हम खरीदेंगे, अदरवाइज हम नहीं खरीदेंगे, ये बात याद रखना। बट यहां पर समझना, 400 करोड़ लेट से कि किसने इशू कर दिए? रिलायंस ने इशू कर दिए। भैया सब्सक्राइब्ड कितना करना है ये हम पे डिपेंड करता है, पब्लिक पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हुआ 300 करोड़, तो आप यहां लिखोगे। भैया इसका मतलब दोबारा समझा देना, मैंने कहा मैं केस पे आके फिर समझाऊंगा, अभी तो मैं बस एक जेस दे रहा हूं। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये तो अभी छोड़ ही दो आप। अब आप आओ केस नंबर 1 लिखो, मतलब लिखो क्या, अभी मेरे संग समझो। केस 1, ठीक है। ऑथराइज और नॉमिनल कैपिटल की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं आपको सब्सक्राइब वो वाला सिखाऊंगा। सब्सक्राइब्ड मतलब सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर जो ये दो पार्ट्स हैं ये सिखाऊंगा। अब समझना, आपने, मैं छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। इशू 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ठीक है। कॉल्ड अप आपने कितना करा है? 10 रुपए। भैया एक बात बताना, कॉल्ड अप का मतलब कि आपने पब्लिक से मांगे कितने हैं, ठीक है। कॉल्ड अप कितने हो गए? 10 रुपए। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, सुनना। देखो यहां पर ये बैलेंस शीट में तो ये सर सीधा फॉर्मेट बनाना है आपको, और ये वाला बैलेंस कहां से उठ के आएगा आपको बता दिया मैंने, कहां से उठ के आएगा? ये वाला बैलेंस। तो भैया ये दो तो आपको क्या है, थ्योरेटिकली लिखने होते हैं, बस प्रेजेंटेशन के लिए लिखने होते हैं। मैं आपको सीधा फाइनल वाला बता रहा हूं। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें, जरा ध्यान से देखना। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कैसे लिखूंगा मैं? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसे लिखना होता है, याद रखना नाले को। कॉल्ड अप कितना कराया आपने इसमें? ₹10, तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया बेटा? ये 1 लाख शो हो जाएगा। भैया ये तो कोई बड़ी बात थी नहीं। भैया अब कंफ्यूज होना शुरू हो गई, ये तो पहला केस था, ये तो मजे में दे दिया मैंने तुम्हें। अब सुनना, अब आप लोग बताओगे। अच्छा ये एग्जांपल रहने देता हूँ ताकि तुम लोगों का दिमाग वहां भी चलता रहे। इश्यू 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, मतलब ऑफ भी लिख सकते हो आप लोग, मतलब ऑफ ₹10 ईच भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब समझना, कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपए। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखना। भैया यहां पर अगर आपको लाइन हाईलाइट करनी है तो समझना ही क्या लिखा है मैंने, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। यहां पर मैं पता क्या लिखूंगा, किसी के दिमाग में आइडिया आया? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। भैया क्यों क्यों? मैं पता यहां पर ना कंफ्यूजन भी बताऊंगा, जो आपके सीनियर्स की रही थी मेरे संग, वो मैं बताऊंगा आपको। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो आप यहां लिखोगे 10,000 शेयर्स, पूरा वही लिखोगे, ऑफ ₹10 ईच। कॉल्ड अप कितना है बेटा उस पे? 8, तो 10,000 को 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 80,000। कई बच्चे यहाँ पर एक डाउट पूछते हैं, वो ये डाउट ये पूछते हैं कि भैया ये फुल्ली पेड अप तो है ही ना, आपने 8 रुपए मांगा, 8 रुपए आपको दे दिया लोगों ने, आपको क्या इसमें दिक्कत हो रही है? मैंने कहा अभी मैं बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात, ये डाउट शायद अभी आपको समझ भी ना आए, मैं एक दो और क्वेश्चन कराता हूँ तब आप समझना, ठीक है। केस 3 लिखो बेटा। इश्यू 10,000 20,000, मतलब ये दो अलग अलग शेयर्स हैं, ये दोनों का आईपीओ आया, जो भी आया करा।
ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड, देख रहे हो ना आराम से, ऑफ ₹100 ईच कॉल्ड अप ₹90। अब बताओ मुझे ये दोनों चीजें कहां कहां जाएगी, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर ये दोनों चीजें कहां कहां जाएगी मुझे बताओ। सब्सक्राइब कैपिटल पहले हेडिंग बनाओगे, एक तो आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसमें जाएगा कुछ या नहीं जाएगा मुझे ये बताओ, क्या जाएगा पक्का? भैया 1 लाख नहीं लिखना आपको, कैसा लिखना है 10,000 शेयर्स। अच्छा भैया ये नीचे वाला क्यों नहीं जाएगा इसमें, वो बट नॉट फुल्ली पेड अप में जाएगा, क्यों भैया? आप देखो 10 रुपए आपने इसमें पूरे पूरे मंगा लिए, इसमें 100 रुपए का शेयर था, मंगाया कितने आपने 90। अगर आप कम पैसे मंगा रहे हो तो वो किसमें जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप तो 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज कितने का है 10 ईच, होल्ड अप कितना है पूरा 10 ही है, तो भैया ये कितना हो जाएगा? अभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना कि हाँ यार ये तो आ रहा है, अब मजा आ रहा है ना, अभी अभी दौड़ता हूँ ना ब्रह्म। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, भैया हम इसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मैंने कहा देखो 4 लाइन लिखी है इसमें मैंने, इसमें चेंज क्या करोगे लैंग्वेज, देख लेना, बाकी अगर अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हो इससे भी अच्छी तो मेरे को कोई दुख नहीं है। 20,000 शेयर्स कितने पे बेटा, ऑफ ₹100 ईच, नाले को पूरा लिख के दिखाना, और इसीलिए आप इसमें डाल रहे हो कि 100 ईच का है, और मैं अगर यहां पर कॉल्ड अप 100 लिख देता तो मेरा आंसर गलत हो जाता, कॉल्ड अप 90 है बेटा, गलत इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं गलत लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इस कैटेगरी में नहीं आता, ये ऊपर वाली कैटेगरी में आता ना, क्योंकि फुल्ली पेड अप हो जाता। 20,000 इंटू 90 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 1,80,000, टोटल कितना हो गया आपका ये 280, ये 280 कहां जाएगा शेयर कैपिटल में, याद है ना शेयर कैपिटल कहां है, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे अक्सर इसमें, ये वाला शेयर कैपिटल जो है ना नोट में, यहाँ यहाँ पर आएगा 180, डन। चलो केस 3 हो गए, आपकी बुक में ना बड़ी कंफ्यूजिंग तरीके से बता रखा है, तो इसीलिए यहीं सीख लेना, क्योंकि आपको लगे कि वहां एग्जांपल से हम समझ लेंगे, तो उन्होंने बड़ी मतलब अच्छा सिखाया हुआ उन्होंने कुछ एग्जांपल उसमें तो, बट कहीं कहीं बहुत हौच पौच करी हुई है। दोबारा से देखो केस 4 लास्ट, मतलब एक दो और आएंगे इसके बाद फिर ये खत्म कर दूंगा मैं। ओके, अच्छा मुझे ये बात तो बताई नहीं तुम लोगों ने, अभी पूछता हूँ, यहाँ पर इश्यूड कितने लिखोगे, इश्यूड कैपिटल कितने आएगी, मतलब मान लो आपको ऑथराइज तो अभी बताई नहीं मैंने, इस वाले केस थर्ड में इश्यू कितनी आएगी, इश्यूड कैपिटल कितना, क्यों नहीं, इश्यूड कैपिटल आप पता है कितनी लिखोगे यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूं इश्यूड लिखने के लिए, तो इश्यूड आपको लिखनी चाहिए पहले तो 10,000 इंटू 10, भैया आपने इश्यू तो कर दी ना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड बाद में देखेंगे, और दूसरी कितनी करी आपने 20,000 इंटू 100, यानी कि जितना आप पब्लिक से, जिस शेयर पे आप पब्लिक से 1 रुपए भी मांग चुके हो, वो पूरा पूरा किस में आ जाता है इश्यूड में, बेटा इश्यू तो कर ही दी ना आपने। एक बात बताओ, एप्लीकेशन का जैसे ही आया आपने उनको शेयर्स तो भेज ही दिए होंगे, शेयर्स में लिखकर तो भेज ही दिए होंगे ना कि आपने कितना पे करा है अभी इस शेयर पे, तो आपने लिखकर भेज दिया होगा, भैया शेयर्स पे लिख के भेज दिए होंगे, मतलब यार डीमेट फॉर्म में जाते हैं ना आजकल, मतलब फिजिकल तो जाते नहीं है, तो मैसेजेस में चलते हैं, सॉफ्ट कॉपी आती है आजकल सबके पास, ठीक है। इशू 12,000 शेयर्स, सुनना ध्यान से इसके, ऑफ रुपीज, ये आप करोगे पहले, ऑफ ₹10 ईच, कॉल्ड अप भी पता है कितना था, कॉल्ड अप भी ₹10 था, 2,000 शेयर होल्डर, मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूं आपको, वन ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर्स नॉट पेड कॉल मनी एट द रेट ₹2। आप बताइए बच्चों, इसमें क्या करेंगे आप, फंसेंगे आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा, बट थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो समझ भी आ जाएगा, बताओ सब्सक्राइब में काम करना है, सिर्फ सब्सक्राइब में, और कहीं नहीं काम करना अपने को, बताओ क्या, कहां दिखाओगे, कहां ये तो बताओ मुझे, और फुल्ली पेड अप में भी दिखाओगे कुछ, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, अब इसमें क्या लिखोगे ध्यान से देखना, 12,000 शेयर्स, सही है गलत है, तभी बताता हूँ क्यों गलत है, वो भी बताता हूँ, जैसे जैसे लिखूंगा वैसे ही समझ आ जाएगा।
ऑफ रुपीज 10 ईच। होल्ड अप भी कितना था इस पे? ₹10। तो 10,000 को 10 से करोगे तो ये आपका 1,00,000 रुपए तो भैया यहाँ पर पक्का है। दूसरा देखें, दूसरा है, दूसरा कितना है? 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ध्यान से देखना, ध्यान से, इसमें गलती मत कर देना। अच्छा, मैंने एक चीज तो गलती कर दी यार यहाँ पर, बताओ क्या? पहले मैंने लिखा ही नहीं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, पहले ये लिखो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। भैया प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ता है क्या इतना? अरे नालायक को इसी चीज के पैसे मिलते हैं, प्रेजेंटेशन के ही पैसे मिलते हैं सीएसीएस को भैया। वो जो बना के देते हैं तो प्रेजेंटेशन ही तो दिखा रहे होते हैं, वरना तो रफली तो कोई भी बना देगा। ओके, अब यहां पर क्या लिखोगे? 10,000 क्यों लिख रहा हूं मैं? 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। बेटा इस पे भी कॉल्ड अप कितना हुआ था? या 10 ही हुआ था। तो 2,000 इंटू 10 कितना आ जाना चाहिए पैसा? 20,000। बट आप एक यहां पर एक चीज देखो, यहां मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्या लिख रहा हूं? आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इसको कुछ और कहा जाता है, वो मैं बताऊंगा आपको। यहां पर कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? 2,000 इंटू 2। सही हूं या नहीं हूं भैया? ये देखो ना, ये देखो, नॉट पेड कॉल मनी 2 रुपए के हिसाब से। तो 2 रुपए के हिसाब से 2,000 शेयर्स पे उसने कॉल मनी नहीं पे करी, तो 2,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा? ये 4,000। कितना होगा ये? 16,000। तो ये 16,000 और 1,00,000 यानी कि कितना? ये पूरा 1,16,000 ये कहां चला जाएगा? आपका शेयर कैपिटल में उठकर चला जाएगा। ये बात जिसको समझ नहीं आई मैं दोबारा बता देता हूं। देखो यहां पर ना 12,000 शेयर्स का पंगा था, पर 12,000 शेयर्स में 10,000 वालों ने तो पूरा पूरा दे दिया, तो आप उनको तो इसी कैटेगरी में डालो कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बट अगर आप देखोगे 2,000 वाले ने कितने रुपए दिए? सिर्फ 2,000 वाले ने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 रुपए ही तो दिए भैया। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए उसने दिए नहीं, तो कितने दिए भैया? 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए दिए नहीं, सीधा बनियों वाला दिमाग लगाओ, 10 माइनस 2, 8 रुपए उसने दे दिए होंगे, तो आया आपका आंसर 16 ही। बट कंपनी अकाउंटिंग कहती है नालायको प्रेजेंटेशन इस तरीके से होनी। ये कंपनी अकाउंटिंग साफ कहती है कि प्रेजेंटेशन इसी तरीके से होनी चाहिए, कोई और दूसरा तरीका हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डन है ये वाला क्वेश्चन? कम ऑन, मैं आपसे चाहूंगा कि जल्दी से आप कॉपी कर लें इन सबको, केसेस को जल्दी 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 उतार के कॉपी करें इन सबको। ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करो, कॉपी आप लोग कॉपी करने के लिए या फिर एग्जाम्पल के लिए आप एक पन्ने की जगह छोड़ दो और आप मेरे संग पहले लिख लो कि ऑथराइज कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्या है। आपकी बुक में लिखा हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी बुक में पता है क्या मजे की बात है, अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 9.8 पे मतलब इशूड कैपिटल लिखा है, फिर उसका सेक्शन लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 50। फिर आप देखोगे सब्सक्राइब का लिखा हुआ है 286। ये सबसेक्शन आपको याद नहीं करने, ना ही सेक्शन याद करने। जो याद रखना चाहिए था वो एक ही सेक्शन था जो मैंने बताया, 2 सबसेक्शन 20 डेफिनेशन ऑफ कंपनी। भैया आप और भी बताओगे हमें लग रहा है। हाँ, मैं ना आपको एसपीआर का जरूर बोलूंगा याद रखने के लिए। जो सेक्शन 52 होता है वो मैं जरूर बोलूंगा आपको याद करने के लिए। मैं उसका क्लॉज भी याद कराऊंगा, मैं उसका सबसेक्शन भी याद कराऊंगा। बट ये सारे आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। मींस ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता कि इशूड कैपिटल का कौन सा सेक्शन है, बताओ जल्दी से। पक्की बात है? चलो अब आप एक काम करो, मेरे संग नोटिंग कर दो। एग्जांपल आपको बाद में उतारना है, बाद में उतारना। अब आप मेरे संग पहले नोटिंग स्टार्ट करो और यहां से लिखना शुरू करो। ऑथराइज कैपिटल मींस कैपिटल registered in MOA, Memorandum of Association, and with ROC। बगल में नॉलेज के लिए लिख के रखना इंक्लूडिंग सेबी। यह सेबी बड़ा ध्यान रखती है। सेबी ना पहले धजिया उड़ जाती थी सेबी की। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने आपको एक मूवी बोली थी हर्षद मेहता द स्कैम 1992। प्लीज उसको जरूर देखना, उसमें भी सेबी का जिक्र है। बट उस समय सेबी बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ था, मतलब कुछ देखता ही नहीं था कंप्लायंसेस। लोग बेवजह पैसा बना रहे थे, तो सेबी के लूपहोल्स बहुत सारे थे। मैं अब जो मैं देखता हूँ ना, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी सेबी है। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट हिल गया ना तो इकोनॉमी हिल जाती है बेटा कंट्रीज की। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भैया एक बात बताओ, एक जिज्ञासा आई मेरे मन के अंदर पूछने की। भैया जैसे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, क्या यूएसए में भी स्टॉक एक्सचेंज होता है या इंडिया का ट्रेंड है बस ये? अरे भैया बिल्कुल बताओ, कैसी बात कर रहे हो, लोग मरे जा रहे हैं। वैसे आप खरीद नहीं सकते, बट आजकल कुछ ऐसे ट्रेडिंग एप्स आए हैं कि आप यहां बैठे बैठे
यूएसए और यूके का भी स्टॉक खरीद सकते हो, स्टॉक यानी कि शेयर्स खरीद सकते हो आप। अच्छा अब मेरे से कोई बच्चा एक बार पूछता, भैया अमेजोन का शेयर तो नहीं है यहाँ रजिस्टर्ड? अरे नालायक खजूर, रिलायंस कहाँ की कंपनी है? इंडिया की कंपनी है। भैया रिलायंस कहाँ की कंपनी है? इंडिया की है, तो वो इंडिया में रजिस्टर्ड होगी ना। अमेजोन कहाँ की है? यूएसए कंपनी नहीं है, तो यूएस यूएस स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होगी, तो उसके लिए वहां जाओ। बट अब आप चाहो तो खरीद सकते हो। बट आपको एक बात बताऊं, ये बहुत महंगा शेयर है, बहुत महंगा शेयर है अमेज़न का, टेस्ला का बहुत महंगा शेयर है। बट एक और मजे की बात बताऊं, इंडिया में ना आपको पूरा शेयर खरीदना पड़ता है। मतलब ये मान लो, आपको अगर मान लो एमआरएफ का शेयर खरीदना है, तो मान लो वो 70,000 का शेयर है, तो आपके जेब में कितने होने चाहिए? पूरे 70,000 रुपए होने चाहिए, तब आपको एक शेयर मिलेगा। पक्की बात है। भैया मान लो मैं एप्पल का वो यूज करना चाहता हूँ, फोन नहीं रहे नालायक को, शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो एप्पल का शेयर मुझे पता चला कि $1,00,000 का है। कितने का है? $1,00,000 का, एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने $1,00,000 को कन्वर्ट करना शुरू करा, मैंने कहा 80 रुपए के हिसाब से भी करो तो कितने का बना बेटा? 80 लाख। भैया यहाँ तो महल बिक जाएंगे। तो मैंने कहा मेरे पास तो 10 लाख ही है। यूएस से कहता है कोई दिक्कत नहीं मित्र, मैं तुम्हें देता हूं, वो हमें एक पार्ट दे देगा। मींस एक शेयर का प्रोपोर्शनेटली 20 लाख के हिसाब से दे देगा। समझे बात को? समझे मतलब, अरे समझो ना, एक शेयर 80 लाख का है, वन शेयर डिवाइडेड बाई 80 लाख इंटू 20 लाख, खत्म कहानी। भैया बहुत छोटा हिस्सा आएगा, बट क्या कर सकते हैं। भैया आप समझ लो कि मेरे पास 40 लाख है, तो मेरे को आधा शेयर मिल जाएगा। कितना शेयर मिल जाएगा मुझे? आधा। मान लो मेरे पास 20 लाख है, तो मेरे को 1/4 मिल जाएगा। समझ रहे हो? 1/4 मिल जाएगा। भैया तो उससे क्या फायदा? अरे नालायकों, वहां ना उतना ही मार्जिन बहुत होता है। मैं आपसे सिंपल कहता हूँ, एक बात ध्यान रखना, जो ट्रेडिंग ऐप बोला था ना, मुझे पता है तुम लोगों ने डाउनलोड नहीं करा, पर कर लो यार, वो काम देगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे और पैसे की शॉर्टेज होगी ना, और आप ये अय्याशियों के चक्कर में, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया अय्याशी करने के लिए, कोई पढ़ाई करने के लिए, कोई चीज खरीदने के लिए, देखो कोई फोन खरीदना तो अय्याशी नहीं है ना, अपने लिए अच्छी वॉचेस कपड़े खरीदना तो अय्याशी नहीं है ना। तो भैया जो इन सब चीजों का खर्चा है, क्यों घर वालों पे डिपेंड रहना? मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा तोपची था, मुझे तो पता था 12th के बाद। मुझे भी नहीं पता था, मुझे नहीं बताया था यार। मैं ये नहीं कह रहा मेरे टीचर्स में कुछ कमी थी, शायद उस समय स्टॉक मार्केट इतना जनरेट ना हुआ हो। बट मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। 12th के बाद आपको 1000 रुपए लगाने में क्या जाता है महीने में? अरे चले ही जाएंगे ना। कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। तुम ये मत सोचो कि तुम लोग 10 करोड़ ही कमा लोगे सीधा शुरू में। मैंने कहा था ना, लर्निंग और अर्निंग में एल का फर्क है। तो पहले लर्निंग को सीखो, फिर अर्निंग होगी, ठीक है? बट वो बना लो, आपको आपको फायदा देगा वो। मैं हमेशा एक ही चीज रेकमेंड करूंगा आपको, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं ना, मैंने स्टॉक मार्केट में ऐसे बेवकूफ बेवकूफ लोग भी देखे। मतलब मेरे दोस्त ऐसे हैं कुछ, जिनकी 25,000 सैलरी है, वो 20,000 ठोक देते हैं यार अगले दिन। फिर बताते हैं कि 12,000 हो गए 20,000, फिर बताते हैं 12,000 से 18,000 हो गए, और फिर बताते हैं फिर जीरो हो गए। मतलब जीरो तो खैर इतने नहीं होते, बट फिर भी इतना भी नहीं लगाया जाता। अपना बहुत सेविंग का प्रोपोर्शनेटली हिस्सा लगाया जाता है। मान लो मेरी 4,000 की सेविंग है ना, तो उसमें से 1,000-1,500 रुपए लगा लो यार। मतलब शुरू में तो इतना सेफ खेलो, जब आपको पता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, तो आप 4,000 क्या पूरे 10 लाख भी ठोक दोगे, तो आपको पता है कि 10 लाख रुपए आप खींच सकते हो वापस। ये याद रखना, ठीक है? मतलब पैसा अगर डाल रहे हो तो कम करने के लिए थोड़ी डालता है कोई, कि आजकल भैया मेरा पैसा कम हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसको एक और लैंग्वेज में लिखवाता हूं मैं। ये लिख रहे हो ये साथ साथ या नहीं नालायको? तो साथ ही लिख लो सब। मैक्सिमम कैपिटल, या फिर मैक्सिमम शेयर कैपिटल वर्ड यूज करना शुरू करते हैं यार अब। मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट कंपनी इशू। अच्छा, कभी आपने पार्टनरशिप पढ़ते समय सोचा था कि आप ये कैपिटल भी दूसरों से मांगोगे? तो कैपिटल भी दूसरों से मांगते हैं आजकल, आजकल इंडिया में यही चलता है। ऑथराइज कैपिटल। अब यहां लिखोगे आप इशूड कैपिटल, इशू कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक गलती हो गई, इसके बगल में ना नाम लिखो, लिख लो इसके, नॉमिनल कैपिटल और फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। ये दो नाम लिखो इसके बगल में। फिर आओ आप इश्यूड कैपिटल पे। शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में हम लिखेंगे शेयर्स इनटू अमाउंट। अमाउंट को मैं अभी लिखवाऊंगा, क्या कहते हैं, मतलब पर शेयर का जो अमाउंट है, शेयर्स इनटू अमाउंट इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब भैया अभी आप पब्लिक से बोल रहे हो कि हमने इशू करी कर दिए हैं, आप खरीदो जाके इनको। यहां लिखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अमाउंट पेड बाय
शेयर होल्डर ऑन शेयर्स, या यूं कह लो अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी अगेंस्ट इशूड कैपिटल। एक पॉइंट है वो लिख रहा हूं मैं, आप लिखते चले जाऊं मेरे संग। शेयर होल्डर ऑल्सो ऑल्सो नोन एज मेंबर्स, इन्हें मेंबर्स भी कहा जाता है कंपनी का, क्योंकि ऑनर तो हर किसी को कह पाना बड़ा मुश्किल है, तो मेंबर्स। ठीक है, ओके। एज वी डिस्कस्ड इन केस 4, ये केस 4 उतरवा देना, मैं उतरवा दूंगा, टेंशन मत लो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल डिवाइडेड, भैया क्यों लिखवा रहे हो, बुक में तो लिखा हुआ है सब कुछ, हमारे हाथ दुख रहे हैं। आप यकीन मानना, सच में बुक में ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ग्रामेटिकली बहुत अच्छा लिखा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ग्रामेटिकली क्या क्या एरर हो सकती है इसमें, बट मैं सच में कह रहा हूँ कि जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों। ये इतनी मोटी बुक पढ़ने से तो अच्छा है ना यार, ये यहाँ पर आप ये पूरे 4-5 केसेस पढ़ो इतने मोटे मोटे, जिसमें मतलब थोड़ी अननेसेसरी बातें भी लिखी रहती है, मींस एक्स्ट्रा लिखा रहता है, अननेसेसरी तो नहीं, एक्स्ट्रा लिखा रहता है, यहाँ से काम बन जाएगा आपका। इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में बांटेंगे हम। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ओके। shares on which entire amount called and received, वो यहां पर शो होते हैं। बच्चों लास्ट वाली लाइन देखना प्लीज मेरे संग, स्टॉप राइटिंग। ये लास्ट वाली लाइन आपको समझ आई केस 4 से? शेयर्स ऑन विच एंटायर अमाउंट कॉल्ड एंड रिसीव्ड, मतलब 100 रुपए का शेयर था, आपने 100 रुपए मांग लिए और 100 रुपए आपको मिल गए, तब आप यहाँ शो करोगे। भैया 100 रुपए आपने मांगे थे, मिले 80 रुपए, शो करोगे यहाँ पे? 100 रुपए का शेयर था, आपने मांगे 80 है, शो करोगे यहाँ पे? नहीं, वो उस तरफ शो करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं शेयर्स ऑन विच कॉल्ड अप अमाउंट पेंडिंग, जिस पे भी कॉल्ड करना ही पेंडिंग रह रहा है वो यहां आएगा। उसके बाद आएगा अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, एस लिख देता हूं, ऑन कॉल। ये दो चीजें यहां पर आती है। ठीक है, कम इसको आराम से लिख लीजिए, इसको घर जाके इसको रिवाइज मारोगे, मजा आएगा कसम से। और केस वो चारों के चारों भी उतरवाता हूं मैं आपको। आज के लिए बस इतना ही मुद्दा रखूंगा मैं, ज्यादा नहीं कराऊंगा आपको, एक दो चीजें और बतानी है बस, वो मैं बता दूंगा। एक चीज तो अभी याद आ गई लिखते छोड़ते ही, पेन अभी बताता हूँ। कॉल्ड अप और पेड अप मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। क्लास जो एक और लिखो, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? ये इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स। अच्छा पता है, एक और चीज बताता हूँ, यहां पर ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो मेरे वाले केस में मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि भैया एक काम करो, 10 लाख शेयर्स को क्या कर दो बताओ,
एट द रेट 100 ईच का कर दो, ये बोला था मैंने, ये पीसीसी वाले एग्जांपल में। तो भैया यहां पर जो फेस वैल्यू होगी ना आपकी, वो कितने रुपए है? 100 रुपए है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100 रुपए है। यहां ना पता है एक चीज कंफ्यूजन हो जाती है, जो मैं अगली क्लास में शायद डिस्कस करूंगा, बट अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। पता है आपको क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि मान लो पीसीसी एक बहुत फेमस कंपनी थी, ठीक है, चलो रिलायंस का लेते हैं। रिलायंस एक बहुत फेमस कंपनी थी, भैया उसका शेयर आने वाला था, भैया 100 रुपए में खरीदने के लिए तो दुनिया मरी जा रही थी। तो होगा क्या कि वो शेयर के प्राइस अपने आप ही 100 से ऊपर चले जाएंगे, और कितने ऊपर जाएंगे आपको अंदाजा नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है। पता है स्टॉक मार्केट में कई ऐसी कंपनी है जिनका जो शेयर का प्राइस है वो है 10 रुपए, ये कितने में रहे? 50,000, 60,000, 70,000 में। भैया इतना मार्जिन। मैं आपको कहता हूं कल की क्लास में हम ना चेक करेंगे रियली में कि एमआरएफ का शेयर का ओरिजिनल प्राइस क्या है। मतलब वो शायद 100 रुपए का या 10 रुपए का है, और वो 80-90 हजार का में ट्रेड होता है बेटा। मीन्स उसका एक शेयर चाहिए तो आपको 80-90 हजार रुपए चाहिए, जो 10 रुपए की चीज है वो 80-90 हजार में बिक रही है। मीन्स भैया सोने से महंगा जी, शेयर मार्केट तो सोने से भी ज्यादा फायदेमंद होता है, आप याद रखना, बट नुकसान भी उतना ही होता है। सोना आपको कभी लॉस नहीं देता ज्यादातर, पर अगर यह लॉस देने पे आया शेयर मार्केट तो सब कुछ बिक भी जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एडिक्टेड बन जाओ, आप यूज करो ना चीजों को, आप उससे यूज टू मत हो जाओ। डन। अच्छा यहाँ पर ये बात मैं दोबारा बता देता हूँ, इशू प्राइस कई बार क्या होता है, ज्यादा भी आ जाता है। आप अपने क्वेश्चंस में भी करोगे कि भैया प्रीमियम पे इशू हो रहा है, ऐसा कुछ सुनोगे। प्रीमियम यानी कि 100 रुपए का शेयर हम 200 रुपए में खुद बेच रही है कंपनी ने, 100 रुपए का शेयर लॉन्च करा, वो बेच 200 में रही है। कंपनी ऐसा कर सकती है? भैया इंडियन इकोनॉमी कहती है बहुत अच्छी चीजें करो, चीजों को थोड़ा सा महंगा करके बेचना सबसे सही है। भैया 100 रुपए का शेयर है, कंपनी 80 रुपए में बेच सकती है? द आंसर इज नो। कंपनी अकाउंटिंग 1956 में अलाउ था कि 100 रुपए का शेयर आप कम में बेचो। भैया 2013 ने बोला अमेंडमेंट करके कि भैया शेयर को आप कभी 100 रुपए के शेयर को 90 में नहीं बेच सकते। भैया 99 मारेगी कंपनी। कितने में बेचना है? ऊपर बेचो, 100 पे बेचो, इससे कंपनी होगा। इसीलिए मैंने लिख दिया फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, और इसी को इशू प्राइस ऑफ शेयर कहते हैं। मींस वो प्राइस जिसको आपने तोड़ा हुआ है टुकड़ों में। वो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी ना, स्मॉल पार्ट्स, क्या कहते हैं, कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, तो वो यूनिट ऐसे ही बनाई जाती है। ठीक है, और अब इसमें कितने में इशू होगा, क्या हुआ, वो हम धीरे धीरे क्वेश्चंस में देखेंगे। ये यहां तक नोटिंग हो चुकी है आपकी? मेरे ख्याल से आप लोगों ने केस किसी ने नहीं उतारे होंगे। एक काम करो, जल्दी जल्दी बेटा एक काम करो, ये 2 केस उतार लो यार जल्दी से, पता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ये पहले ये 2 केस उतारो जल्दी से, कमान। केस 1 और 2 ये आपके सामने स्क्रीन पे उतारो। देखो, एक ना नॉर्मल बहुत अच्छा डाउट आया, मींस नॉर्मली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया ऐसा कंपनी क्यों करती है कि ये 100 रुपए का शेयर है सिर्फ 80 मंगा रही है, 100 रुपए का शेयर है 2 रुपए मंगा रही है, ऐसा क्यों करती है कंपनी? मींस कम कम पैसा क्यों मंगाती है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट होना चाहिए एक अकाउंट्स के बच्चे के लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। भैया क्या मतलब है इसका? भैया देखो कभी भी एक आप अगर पैसा लगा रहे हो, तो आप सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे हो, आप टाइम भी लगा रहे हो। मींस आपने अगर बैंक में पैसा रखा है 1 लाख रुपए के लिए 1 साल के लिए, तो वो सिर्फ 1 लाख रुपए नहीं है, वो 1 साल का टाइम भी तो है। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि 1 साल में आपका वो 1 लाख रुपए कितना बन जाना चाहिए। पक्की बात है, मतलब आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, एफडी में, डिविडेंड में, बॉन्ड्स में, आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, तो आप यही देखते हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी पैसे की क्या वैल्यू हो रही है। इसे कहा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब समझना, मान लो किसी किसी कंपनी को आज 100 करोड़ की जरूरत थी, 100 करोड़ की जरूरत थी, उन्होंने अपना पूरा फोरकास्टिंग करा। फोरकास्टिंग का मतलब भैया उन्होंने 2-3 साल की स्ट्रेटेजी बनाई। तो उसमें उनके अकाउंटेंट्स ने बताया कि भैया 2022 खत्म होने में सिर्फ 2 महीने, 5 महीने रह रहे हैं, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वहीं खत्म होगा। और 2023 में हमें और 100 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। हमें जो बाकी के 300 करोड़ है ना, वो 2024 या 25 में चाहिए होंगे। अब एक बात बताओ, कोई कंपनी पूरे 500 करोड़ रुपए मंगवा कर कहां रखना चाहेगी? आप कहोगे कि भैया देखो, अगर आप यही कह रहे हो ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो कंपनी पूरे 500 करोड़ रुपए मंगा ले, 200 करोड़ रुपए खर्च कर ले, और 300 करोड़ रुपए कंपनी कहां रख ले? बैंक में रख दे, या कहीं डिपॉजिट कर दे। और फिर उससे क्या होगा? कंपनी को इंटरेस्ट आना लगेगा। फिर तो आप वही बात कर रहे हो ना, प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा था कि भैया ये 500 करोड़ को हम कहां कहां यूटिलाइज करेंगे? ये 100 करोड़ रुपए मैंने बोला था कि मैं दिल्ली की मार्केट कैप्चर करूंगा पढ़ाने के लिए, 100 करोड़ में मैं बिहार की मार्केट करूंगा, 100 करोड़ में मैं मुंबई की मार्केट कैप्चर करूंगा। बेटा ये मैंने प्रोस्पेक्टस में लिखा था ना। अब मान लो मैं 200 करोड़ रुपए यूज कर रहा हूं इन 2 साल में, और 300 करोड़ रुपए पे मैं डिविडेंड खा रहा हूं या फिर इंटरेस्ट खा रहा हूं, भैया मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। सेबी मुझसे बोलेगा कि आपने 300 करोड़ रुपए फिर अभी लिए ही क्यों, जब अब आपको यूज ही नहीं करने थे। भैया देखो रियलिटी वर्ल्ड में क्या होता है वो आप नहीं समझ सकते। रियलिटी तो आप जब कंपनी में काम करोगे ना, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, इन सब में काम करोगे, रिलायंस में काम करोगे, टाटा में काम करोगे, किसी कंपनी के इश्यू पे काम करोगे, पता है कंपनी क्या करती है? पूरी सीए फर्म हायर कर लेती है। भैया कि मेरा इश्यू आने वाला है, पूरी सीए फर्म हायर करती है, वो सीए फर्म पूरा का पूरा वो देखती है। भैया सीए फर्म का मतलब उसमें बहुत सारे सीए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे काम करने वाले, सीएस होंगे उसमें काम करने वाले, क्योंकि कंप्लायंसेस कंपनी सेक्रेटरी ज्यादा देखते हैं। तो ये सारे बंदे मिलके काम करेंगे। तो रियलिटी वर्ल्ड छोड़ो,
अगर आप यहाँ पर अगर अपने मन में एक वो बनाना चाहते हो ना स्ट्रेटेजी, तो वो समझ लो कि भैया कंपनी सिर्फ उतना पैसा मंगा रही है जितनी उनको जरूरत है, खत्म कहानी। और अगर ज्यादा मंगा लेगी तो शेयर होल्डर बार बार फोन कर करके बोलेंगे हमें और इंटरेस्ट दो, हमें और ब्याज दो। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर अंधे नहीं है, शेयर होल्डर को पता है कि अगर यही पैसा उन्होंने कहीं खुद डिपॉजिट करा होता तो उनको भी तो इंटरेस्ट मिलता। अब एक बात बताना, आपको 500 करोड़ रुपए चाहिए थे, आपने 200 करोड़ रुपए ले लिए और 300 करोड़ रुपए पे आप लोग क्या खा रहे हो? ब्याज, है ना? भैया शेयर होल्डर भी तो कह सकता है कि यार ये 300 करोड़ रुपए मैं ही डिपॉजिट कर देता बैंक में, तो मुझे डायरेक्टली इंटरेस्ट मिलता। और अब आप एक बात समझना, आप कहोगे कोई बात नहीं भैया जो इंटरेस्ट मिलेगा वो शेयर होल्डर को दे देना, तो आपने लिए क्यों? तो आपने लिए क्यों? आपका जब कोई फायदा ही नहीं है तो आप बेवजह ट्रांजैक्शन कर रहे हो। और एक बात सोचना, ये इश्यू करना, पैसे निकलवाना बहुत छोटा काम है क्या? मीन्स आपको क्या लगता है कि मतलब 1000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में आए, उसकी अकाउंटिंग करने में टाइम नहीं लगता होगा? भैया उसमें इतने लोग लगते होंगे ना ये देखने के लिए कि किसका इश्यू आया, किसने डिफ़ॉल्ट करा, किसने आउटस्टैंडिंग रह गया, किसका क्या आया, बहुत काम होते हैं यार। समझो आप ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। और एक और चीज़ बता दूँ, ये सारी चीज़ें ना आईपीओ में समझना आप ये लोग। मतलब ये ना आईपीओ में ही हो सकती है सारी चीज़ें। क्योंकि जितनी भी मैं ट्रेडिंग ऐप बता रहा हूँ ना, वो आईपीओ नहीं होता। वो क्या होता है, जो शेयर पहले से ही बिक चुका है, उसी को आप खरीद रहे बेच रहे होते हो। आईपीओ एक अलग चीज़ है। आपकी बुक में जो है वो आईपीओ पे ही बेस्ड है कि भैया शेयर इश्यू हो रहे हैं, नए इश्यू हो रहे हैं, बताओ कैसे-कैसे होगा? तो ये आपको जवाब मिल जाना चाहिए कि भैया कंपनी पूरा पैसा क्यों नहीं मंगाती? क्योंकि कंपनी होल्ड करके करेगी क्या? भैया शेयर होल्डर भी तो माँगेंगे। और आप एक बात बताओ, आप किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाओगे? ताकि आपको प्रॉफिट मिले, इंटरेस्ट मिले। अच्छा शार्क टैंक देखा है नहीं देखा तुमने? उसमें आपने अगर एक चीज़ देखी होगी तो क्या कहते थे, मतलब जैसे मान लो कि कोई अच्छा सा एग्ज़ाम्पल सोचता हूँ जिसका मिला हो, जिसको मतलब फंडिंग मिली हो। कोई बताओ आप लोगों का कोई अच्छा सा था, जिसको फंडिंग मिली और अच्छी फंडिंग मिली? अभी याद ही नहीं आ रहा यार मेरे को, कोई तो बताओ, कोई तो बताओ। अच्छा मेरे को एक याद आ गया, मेरे को एक ना कश्मीर की एक लेडी याद आ गई वहाँ पे। कश्मीर की एक लेडी थी, वो हर्ब्स लेके आई थी। हर्ब्स यानी कि वो चाय पत्ती लेके ऐसे आई थी, ऐसी चाय पत्तियाँ लेके आई थी, जिनसे मतलब बहुत डिसीज़ेज़ ठीक हो रहे थे। तो उन्होंने मान लो अमन गुप्ता जो थे उन्होंने उसमें डाला पैसा। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं 10% इक्विटी लूँगा। अब ये 10% का मतलब समझना, कंपनी के 10% के मालिक कौन हो जाएँगे? अमन। मतलब 20 लाख रुपए देकर कंपनी पे 10% का हक किसका है? अमन का। भैया आप मान लो कंपनी ने 1 करोड़ रुपए कमाया, कितना कमाया? 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए किसको ट्रांसफर हो जाने चाहिए? अमन को। अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है कि पूरा अमन भी 10 लाख रुपए नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि कई कुछ पैसा हमें बिज़नेस में भी छोड़ना होता है। भैया सारा पैसा खींच लोगे घर में तो वहाँ पर क्या बचेगा? तो कुछ पैसा हम री-इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी बिज़नेस में, क्योंकि देखो अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ, जितना मैं कमा रहा हूँ मैं और लगाऊँगा ताकि मैं और मार्केट कैप्चर कर सकूँ। तो ऐसा काम चलता है। दिमाग को ना एकदम बड़ा रखा करो कंपनी पढ़ते समय। कंपनी अकाउंटिंग पढ़ते समय दिमाग छोटा नहीं होना चाहिए। वरना तो ये 4 दिन का चैप्टर नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। 3-4 दिन का चैप्टर नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा ब्रॉड माइंडेड में सोचा करो कि ऐसे-ऐसे हो सकता है। ठीक है? ये आपके डाउट मैंने क्लियर कर दिए। अब आपको मैं क्या कर रहा हूँ ना, 1-2 क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ, वो देख लेना। पहले इसको नोट कर लो जी, ये जो आपकी केस थे, ये केस पेंडिंग रह रहे होंगे। कम ऑन। चलो, बच्चों इसमें ना आपको जो क्वेश्चन्स करने हैं, एक्सरसाइज पे जाओगे आप, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। भैया कोई क्या उसकी भी एंट्रीज एंट्रीज करनी है, भी कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होगा अभी आपसे, क्योंकि उसमें ना प्रीमियम है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये आप कर लेना खुद से। आप इसमें देखोगे कुछ भी ऐसा नहीं है कि भैया जो आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे, डाउट्स होंगे, वो मैं ले लूँगा नेक्स्ट क्लास में। आपको अब आना चाहिए, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5th, ये हमने कौन सा करा था? कॉन्सेप्ट नंबर 2 करा था ना, जनरल एंट्री वाला, जिसमें सारा पैसा आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5th करना है आपको, बेटा 6th करना है आपको, 7th करना है, मैं 1 मिनट देख लूं, 8th आपको नहीं करना है क्योंकि उसमें कैश बुक बनाने के लिए बोला हुआ है। चलो अभी इतना ही करना है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। 6 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहोगे ना तो काम बन जाएगा। भैया आप नहीं करा रहे क्वेश्चन, अरे नाले को मैं करके क्या करूंगा, मेरा टाइम चला गया है। अब आप लोग करो, आपको जो समझाया गया अगर उससे क्वेश्चन नहीं हुए तो आप मेरे को बोलना कि सर इसमें तो कुछ अलग पॉइंट है, मैंने पढ़ लिए हैं वैसे क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेशन में एंड कर रहा हूँ। बाय बच्चों।